आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस। इसमें आइटिस का मतलब तो इन्फ्लामेशन और ब्रोंकी का मतलब होता है ब्रोंकियल ट्यूब। तो ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या है, तो इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब विच लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है, एक ट्यूब होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है अंदर की, उस लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस इन्फ्लामेशन के कारण से ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आती है, प्लस सांस लेने में परेशानी आती है और उसी स्थिति को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। पहले समझते हैं कि ये ब्रोंकियल ट्यूब क्या है। तो ट्रेकिया जो होती है वो क्या होता है कि दो ब्रांचों में डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर। यही लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई जो होती है फिर लंग्स के अंदर एंट्री करती है और लंग्स में एंट्री करने के बाद और ब्रांचों के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसी को ब्रोंकियल ट्यूब जो है कहा जाता है। ये ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, जिसमें आउटर लेयर जो होती है वो तो कार्टिलेज फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, मिडल जो होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है, जबकि इनर लाइनिंग जो होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियल जो होती है उसकी होती है, जिसके अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, घोपलेट सेल होते हैं जो म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। सबसे इनर लाइनिंग जो होती है ये सिलिएटेड एपिथेलियल, उसी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है और सूजन के कारण से ट्यूब जो है उसका जो ल्यूमन होता है वो नैरो मतलब संकरा हो जाता है और ल्यूमन नैरो होने के कारण से एयर जो है उसका पासेज बराबर नहीं हो पाता, मतलब एयर के पासेज में परेशानी या ऑब्स्ट्रक्शन आता है और उसके कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आती है, जिसको डिस्निया कहते हैं और इसी स्थिति को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के टाइप, ये कितने प्रकार का होता है। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, नाम से ही एक्यूट आ रहा है, एक्यूट का मतलब अचानक से होने वाला। तो ये ब्रोंकाइटिस जो होता है वो अचानक से और शॉर्ट पीरियड मतलब कम समय के लिए होता है। इसके अंदर कफ जो है वो आता है, साथ ही साथ म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब स्पूटम या बलगम आते हैं। चेस्ट पेन के साथ फीवर जो है वो भी इसमें रह सकता है। ये जो सिम्टम होते हैं वो कुछ दिनों से लगाकर कुछ सप्ताह जो है तक रह सकते हैं और ये ज़्यादातर वायरल के इन्फेक्शन के कारण से होता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक मतलब दीर्घ अवधि तक या लंबे समय तक रहने वाला। ये एक प्रकार की सीरियस ऑनगोइंग इलनेस होती है, मतलब लंबे समय तक और बढ़ने वाली प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर लगातार कफ आते हैं और साथ ही साथ म्यूकस जो है मतलब बलगम उसका भी स्रावण होता है। इसमें ज़्यादातर कफ जो है या ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक रह सकती है, मतलब कफ जो होती है खांसी वो 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक इसमें रहती है। ये स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन के कारण से हो सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसके कारण से सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो है उसकी कंडीशन उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी या कॉज की कि किन कारणों से ब्रोंकाइटिस जो है वो होता है। तो ब्रोंकाइटिस होने का सबसे पहला कारण जो है वो होता है इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण। किसी बैक्टीरिया या वायरस जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए और उसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए। अतः जो बैक्टीरिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकल का हो सकता है या वायरस जो होते हैं वो कोल्ड है या फ्लू वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसके कारण से ये हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है स्मोकिंग के कारण से। स्मोकिंग के कारण से क्या होता है कि व्यक्ति अगर स्मोक करेगा तो स्मोक जो होता है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और स्मोक के अंदर धुआं होता है। ये स्मोक जो है वो जैसे ही ब्रोंकस के अंदर एंट्री करेगा वो क्या करेगा, ब्रोंकस की लाइनिंग जो है उसको इरिटेट करेगा, उसको ड्राई कर देगा। उसके इरिटेशन के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है और ब्रोंकाइटिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थर्ड इसका जो कारण है वो है एयर पोल्यूशन के कारण से। एयर पोल्यूशन जो है उसके कारण से क्या होता है, पॉल्यूटेड एयर के अंदर यदि व्यक्ति सांस लेता है तो हवा के अंदर मौजूद केमिकल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएंगे, ब्रोंकस के अंदर, और फिर ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है उसकी लाइनिंग से चिपक जाएंगे और उसके बाद वहाँ के सेल को डैमेज कर देंगे, जिसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है और ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन के कारण से ज़्यादातर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो होता है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो ब्रोंकाइटिस की स्थिति को बढ़ा सकते हैं, जैसे एक तो स्मोकिंग जो है उसके कारण से हो सकता है। एक इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होती है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, इम्यूनिटी कम होने के कारण से वो वायरस या बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे और वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाएंगे, मतलब इन्फेक्शन की संभावना उनको ज़्यादा होगी और उसके कारण से ब्रोंकाइटिस उनको ज़्यादा हो सकता है। एक फैक्टर होता है एक्सपोजर टू इरिटेंट। किसी इरिटेंट जो है उसके संपर्क में आने के कारण से, जैसे टेक्सटाइल के अंदर काम करने वाले या किसी केमिकल फैक्ट्री
फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो अगर काम करेंगे वहाँ पर तो उससे निकलने वाला जो केमिकल होगा उसके संपर्क में आएंगे, इनहेलेशन या सांस के द्वारा वही केमिकल जो होंगे वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे, ब्रोंकस के अंदर जाएंगे, और ब्रोंकस में जाने के बाद वो ब्रोंकियल की लाइनिंग जो होती है उसको डैमेज कर सकता है और उसके कारण से कंडीशन हो सकती है। GERD के कारण से हो सकता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसके अंदर होता क्या है कि स्टोमक का जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स हो के मुंह के अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो हो सकता है कि एस्पिरेशन के द्वारा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाए, और ये एसिड जो होता है वो लाइनिंग जो होती है ब्रोंकस की उसको डैमेज कर देगा और उसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पुअर पर्सनल हाइजीन जो है, मतलब जो लोग पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते तो उनको भी हो सकता है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है और इन्फेक्शन के कारण से स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक माल न्यूट्रिशन जो होता है उनमें भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। माल न्यूट्रिशन के अंदर इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कम हो जाता है और उनके अंदर हीलिंग जो होती है वो भी कम होती है, उसके कारण से इन्फ्लामेशन की संभावना उनमें ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ब्रोंकाइटिस जो होता है वो होता कैसे है, तो ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से, या तो इन्फेक्शन के कारण से या स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन के कारण से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एयर पोल्यूटेंट जो है वो एंट्री करेंगे। उनकी एंट्री होने के कारण से वो क्या करेंगे कि ब्रोंकियल ट्यूब जो है उसकी जो लाइनिंग जो होती है उसको वो इरिटेट करेंगे। वहाँ पर इरिटेशन के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होगा, मतलब सेल डैमेज होंगे, और सेल डैमेज होने के बाद वहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। इन्फ्लामेशन के कारण से क्या होगा कि ब्रोंकाइट जो है उसकी जो लाइनिंग जो होती है उसके अंदर इरिटेशन होगा, और इरिटेशन के कारण से उसके अंदर स्वेलिंग जो है वो हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ की जो गॉबलेट सेल जो होती है, म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल, उसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा, मतलब उनका आकार जो है वो बढ़ जाएंगे। उनके प्रोलिफरेशन के कारण से क्या होगा कि वो म्यूकस जो है उसका निर्माण जो है वो ज़्यादा करेंगे, मतलब यहाँ पर म्यूकस जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बलगम जो उसका निर्माण ज़्यादा होगा। म्यूकस जो है उसका प्रोडक्शन एक तो इंक्रीज हो रहा है, सेकंड ब्रोंकाइट जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, उसके कारण से ब्रोंकियल ट्यूब जो है उसका जो एयरवे जो होता है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एयरवे जो है वो सिकुड़ जाएगा, और एयरवे नैरो होने के कारण से गैसों का एक्सचेंज जो होता है, मतलब हवा का आदान प्रदान जिसको वेंटिलेशन कहते हैं, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वेंटिलेशन डिक्रीज होगा, और जैसे वेंटिलेशन डिक्रीज होगा पेशेंट को ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, मतलब डिस्निया की कंडीशन होगी। तो ये तो ब्रोंकाइटिस के अंदर होगा। ब्रोंकाइटिस जो है उसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्या लक्षण जो है वो ब्रोंकाइटिस के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला साइन जो होता है या सिम्टम जो होता है वो होता है परसिस्टेंट कफ आता है, मतलब लगातार खांसी आती है। खांसी का जो कारण होता है वो होता है एक तो ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है उसके अंदर इरिटेशन हो रहा है, साथ ही साथ म्यूकस जो है उसका एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, क्लीनिंग की कोशिश करेगी, और उसके कारण से उसको खांसी आती है। खांसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है और साथ ही साथ स्पुटम के साथ आती है, मतलब म्यूकस जो है उसका प्रोडक्शन होगा। विजिंग साउंड जो है वो सुनाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयरवे जो है वो नैरो हो रहा है। एयरवे नैरो होने के कारण से जब भी एयर की पासिंग होगी तो वहाँ पर क्या होगा, विसल की तरह साउंड सुनाई देगा, और उसी को विजिंग साउंड कहा जाता है। तो विजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। इसके साथ ही लो ग्रेड फीवर जो है वो आ सकता है। ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण से होता है, और इन्फेक्शन के अंदर फीवर की संभावना जो है ज़्यादा रहती है, तो हल्का फीवर जो है वो भी आ सकता है। इसके साथ ही हेडेक जो है वो भी हो सकता है। अगला सिम्टम जो होता है इसमें वो है चेस्ट टाइटनिंग। तो चेस्ट जो है इसके अंदर टाइटनिंग रहेगी, मतलब खिंचाव जो है वो महसूस होगा, क्योंकि ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है जो कि लंग्स के अंदर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर फ्लूइड जो है उसका एक तरह से जमा हो जाएगा, एडिमा या स्वेलिंग जैसी स्थिति होगी, और उसके कारण से उसके अंदर छाती के अंदर जकड़न जैसा महसूस होगा, मतलब टाइटनेस उसको महसूस होगी। एक डिस्निया जो है वो भी साइन दिखाई देता है। एयरवे जो है वो नैरो हो जाएगा, और एयरवे के नैरो होने के कारण से एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, उसके कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, जिसको ही डिस्निया कहा जाता है। सॉर थ्रोट जो है वो भी कभी कभी दिखाई देता है। सॉर थ्रोट जो होता है वो ज़्यादातर गले के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या इरिटेशन के कारण से होता है। तो गले के अंदर खराश या सॉर थ्रोट ये भी एक लक्षण जो है वो दिखाई देगा। तो ये तो हो जाएंगे ब्रोंकाइटिस जो है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ब्रोंकाइटिस जो है उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब डायग्नोसिस जो है वो कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस में एक तो हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो ली जाती है, उसको प्रेजेंट में क्या कंप्लेंट आ रही है वो पूछा जाता है। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। इसके द्वारा उसकी चेस्ट की मूवमेंट जो है वो और रेस्पिरेशन कितना हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड चेस्ट एक्सरे जो है वो लिया जाता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग जो है वो देखी जाती है। यदि ब्रोंकाइटिस की स्थिति होती है तो उसके अंदर ब्रोंकस जो है उसके जो मार्किंग जो है वो उसके अंदर दिखाई देती है। अगला फोर्थ
स्पुटम कल्चर जो है वो किया जाता है, मतलब स्पुटम जो है उसकी जांच करवाई जाती है कि स्पुटम के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जो है उसकी तो उपस्थिति नहीं है। अगला ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर टीएलसी जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट वो जो चेक किए जाते हैं। अमूमन ब्रोंकाइटिस की स्थिति में डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो इंक्रीज मिलता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है और बॉडी में जब भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन के कारण से ईएसआर जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी इंक्रीज जो है वो मिल सकता है। 6 पीएफटी जो है वो करवाई जाती है। पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और इस टेस्ट के द्वारा लंग्स के विभिन्न वॉल्यूम जो है वो चेक की जाती है कि लंग्स जो है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो कितनी है वो देखा जाता है। लंग्स जो है उसकी फंक्शनिंग का पता चलता है। एक एबीजी जो है वो चेक करवाया जाता है, मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो चेक करते हैं। इसके द्वारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सेचुरेशन रेट देखी जाती है। इससे ये फाइंड आउट होगा कि गैसों का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो करवाए जाते हैं। मैनेजमेंट जो होता है ब्रोंकाइटिस का, तो उसमें सबसे पहला तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए चलाई जाती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, सिफेलोस्पोरिन है या एमोक्सिसिलिन जो है, इस प्रकार के एंटीबायोटिक जो है वो काम में ली जाती है। सेकंड, ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो दिए जाते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर क्या करते हैं कि ब्रोंकस जो है उसको डायलेट कर देते हैं। ब्रोंकस डायलेट होने के कारण से एयर जो है उसका एक्सचेंज प्रॉपर हो पाएगा, एयरवे जो होगा वो खुल जाएगा और गैसों का आदान प्रदान जो होगा वो प्रॉपर होगा। इसमें ज़्यादातर की काम में ली जाती है वो एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन जो ड्रग होती है वो इसमें काम में ली जाती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो भी दिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ये इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करते हैं, साथ ही साथ ब्रोंकोस्पाज्म जो हो रहा है उसको भी कम करने का काम करते हैं। ज़्यादातर कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन जो है वो इसमें काम में लिए जाते हैं। थर्ड वन, एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो काम में ली जाती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है ये क्या करती है, ब्रोंकस जो होते हैं उसको डायलेट करने का काम करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है और उसके द्वारा ब्रोंकस जो है उसको डायलेट कर देती है। ज़्यादातर हाइपाटोपियम ब्रोमाइड जो है वो इसमें काम में ली जाती है। बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो होती है वो काम में ली जाती है। ये भी क्या करती है कि ब्रोंकस की स्मूथ मसल जो होती है उसको रिलैक्स कर देती है, जिससे ब्रोंकस के अंदर डायलेटेशन हो जाता है, मतलब एयरवे जो होता है वो डायलेट होगा और गैसों का एक्सचेंज जो होगा वो प्रॉपर होता है। इसमें जो ज़्यादातर साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन जो होती है वो इसमें काम में ली जाती है। ये इनहेलेशन जो है उसके द्वारा भी ये दी जाती है। एक म्यूकोलाइटिक एजेंट जो होते हैं वो काम में ली जाती है। म्यूकोलाइटिक एजेंट जो होती है वो क्या करती है, म्यूकस जो है उसको ब्रेक करती है, उसको लूज करती है, ताकि वो जो है वो लंग्स से एक्सपेल आउट हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए। ज़्यादातर म्यूकोलाइटिक एजेंट जो काम में लिया जाता है वो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो इसमें काम में लिया जाता है। एक एंटीट्यूसिव जो ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। एंटीट्यूसिव ड्रग जो होती है वो कफ सप्रेशर का काम करती है। कफ जो होते हैं मतलब खांसी जो आ रही है उसको सप्रेस करने का काम करती है। कोडिन जो है वो काम में लिया जाता है। तो हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फिर आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यदि पेशेंट जो है उसको आवश्यकता पड़ती है, उसका एबीजी एनालिसिस, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट यदि कम आती है तो उस कंडीशन के अंदर या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में ऑक्सीजन जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। सेकंड जो है वो स्टीम इनहेलेशन जो है वो दिया जाता है। स्टीम इनहेलेशन जो है उसके द्वारा क्या होता है कि स्टीम जो है म्यूकस को लूज कर देगी और म्यूकस जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। थर्ड वन जो ली जाती है वो है इनहेलेशन, जो है इनहेलर वो दिए जाते हैं। ज़्यादा साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन जो होते हैं वो इनहेलर के रूप में इसको दिए जाते हैं। फोर्थ वन, डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। इससे क्या होगा, लंग्स जो है उसका एक्सपेंशन होगा, साथ ही साथ म्यूकस जो है वो भी बाहर निकालने में मदद करती है। उससे उसके डिस्निया की कंडीशन जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। अगला पोस्टीरियर ड्रेनेज जो है वो किया जाता है। पोस्टीरियर ड्रेनेज के द्वारा लंग्स के अंदर विभिन्न प्रकार के सिक्रेशन जो होते हैं उसको बाहर निकालने में ये मदद करता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि इसके द्वारा म्यूकस जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। बात करते हैं नर्सिंग केयर जो है वो क्या प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर। तो नर्सिंग केयर के अंदर एक तो कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो दिया जाता है, ताकि उसके ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम हो सके। सेकंड वन, पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन जो है वो चेक करना है, साथ ही साथ ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको भी ऑब्जर्व करना है, ताकि डिस्निया जो है उसका पता लगाया जा सके। थर्ड, पेशेंट जो है उसको वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर रखना है, ताकि ब्रीथिंग के अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं हो। फोर्थ वन, पेशेंट जो है उसको हाई फाउलर पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है, ताकि लंग्स जो है उसके एक्सपेंस हो सके, मतलब फैल सके, उसको ब्रीथिंग के अंदर परेशानी नहीं हो। फिफ्थ वन,
ट्रेक्योब्रोंकियल सक्शनिंग जो है वो करवाई जाती है। ट्रेक्योब्रोंकियल सक्शनिंग के द्वारा क्या करते हैं कि सिक्रेशन जो होते हैं ब्रोंकस के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, उसको रिमूव किया जाता है, इससे एयरवे जो होगा वो ओपन हो जाएगा। एक स्टीम इनहेलेशन जो है वो दिया जाता है, जो म्यूकस जो है उसको लूज़ करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो स्मोकिंग जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दे, साथ ही साथ एलर्जन जो है उससे बचाव करे। एक पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो कोल्ड फूड जो है या कोल्ड ड्रिंक जो है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करे। एक पेशेंट जो है उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है उसको एडवाइस करनी है कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है और कफिंग एक्सरसाइज वो करे। एक पेशेंट जो है उसको एनकरेज करना है कि वो फ्लूइड इंटेक जो है वो बढ़ाते, क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो क्या करेगा, म्यूकस जो है उसको लूज़ करेगा और म्यूकस लूज़ होकर बाहर निकालने में वो मदद करेगा। तो ये नॉर्मल नर्सिंग केयर जो है वो ब्रोंकाइटिस में प्रोवाइड करेंगे। ब्रोंकाइटिस जो है उसका नर्सिंग केयर प्लान, तो इसका नर्सिंग केयर प्लान जो है सभी रेस्पिरेटरी डिसीज़ का एक कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है वो चैनल के अंदर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।